देख रहे हैं इंडिया टीवी में, हूं पिनाज त्यागी। और बस अब से 3.5 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री देश से संबोधन करेंगे और ऐसा गाहे बगाहे होता है। और जब जब ऐसा होता है तो कुछ या तो बड़ा पॉलिसी चेंज होता है या फिर कोई बड़ी गहरी बात प्रधानमंत्री देशवासियों से करना चाहते हैं, आपदा होती है या फिर देशवासियों से अपील होती है या कोई बड़ा मेजर चेंज होता है, तो यह सीधा संवाद होता है देश के प्रधानमंत्री का और देश के आवाम का। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8:30 पर, यानी कि ठीक अब से लगभग अगर हम बात करें 3.5 घंटे बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को सीधा सीधा संबोधित करेंगे तो आप यकीन मानिए कि देश की आवाम तो टकटकी लगाए उन्हें देखेगी और सुनेगी, क्योंकि वो जानना चाहेगी कि देश का प्रधान सेवक आखिर क्या कुछ कहना चाह रहा है, क्या पॉलिसी में बदलाव करना चाह रहा है, कोई अपील करना चाह रहा है, किसी संकट से तैयार रहने के लिए कहना चाह रहा है। जो नारी शक्ति वंदन बिल एग्जीक्यूट नहीं हो सका, संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो सका, उस संदर्भ में क्या सीधे सीधे देश की आधी आबादी से वो बातचीत करना चाहते हैं, या फिर अभी एक और पर्सपेक्टिव भी सामने आ रहा है। देखिए, ये सब कयास है, हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पर्सपेक्टिव, जिस विजन के साथ चलते हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक सरप्राइज हो जाते हैं कि देश में ये चल रहा था और प्रधानमंत्री अचानक से इस मुद्दे पर अपने एक सोच, एक विजन इतना दूरगामी लेकर आए हैं। तो फिलहाल जो समझ में आता है कि क्या कुछ कयास चल रहे हैं, कि क्या कुछ बातचीत हो सकती है। एक एंगल ये भी समझ में आता है कि भाई देश इस वक्त अगर कहें तो दुनिया के हालातों से प्रभावित हो रहा है। हमें सरकार ने कुशन दिया हुआ है, लेकिन वो कुशन कब तक चलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से लगातार अभी सीज फायर है, लेकिन जंग के बादल मंडरा रहे हैं। और उससे पहले 40 दिन से ज्यादा की विभत्स जंग देखी है, और उसका अगर हम डोमिनो इफेक्ट कहें तो सब पर, आपकी मेरी, दुनिया भर की हर अर्थव्यवस्था, हर एक की जिंदगी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। पेट्रोल के दाम जो हैं वो बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, इससे हवाई जहाज़ों का फ्यूल महंगा होगा, बाय प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, जो अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं, फिर चाहे वो कपड़ा इंडस्ट्री हो, टाइल इंडस्ट्री हो, या फिर वेपन इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइजर्स हो, तो एक पूरा चेन रिएक्शन जो है इससे जो प्रभावित हो रहा है, तो वो कितना बड़ा संकट है। ऐसे में भारत क्या करे, कैसे करे, हमें किस चुनौती के लिए तैयार रहना है, तो क्या इस संदर्भ में कोई बातचीत हो सकती है। कयास अलग अलग लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जाने जाते हैं अपने एक अलग विजन के लिए, अपने एक अलग थॉट प्रोसेस के लिए, तो क्या कुछ अलग ही निकल कर आएगा, हमें सिर्फ इंतजार करना होगा या फिर हम कयास लगा सकते हैं। तो हमारे साथ जनता भी मौजूद है, वो भी बताएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हमारे साथ आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन भी है, महिलाएं भी हैं जो हमसे मुखातिब होंगी, बातचीत करेंगी, बताएंगी कि भाई उन्हें क्या लगता है, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो क्या आज प्रधानमंत्री आधी आबादी को ही केंद्र में रखकर संवाद करने वाले हैं, या फिर दुनिया के जो हालात हैं। आज शनिवार के दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अचानक क्यों बुलाई गई? आमतौर पर वो बुधवार को होती है, तो क्या इसके पीछे भी कोई एक बड़ी वजह हो सकती है? सुरक्षा के हालात हों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जैसे उछल रहा है कि डिप्लोमेसी का राजा वही हो गया है, तो क्या मौजूदा हालातों को लेकर कुछ अहम फैसले, कुछ नई योजनाएं, कुछ नई पॉलिसी का ऐलान हो सकता है? तो इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन दुनिया किस ओर जा रही है और हिंदुस्तान को क्या करना है? तटस्थ रहना है? पाकिस्तान अपने आप को जिस तरह से छाती पीट पीट कर हीरो दिखा रहा है, ट्रंप तारीफ करते फिर रहे हैं, उससे कुछ चिंता लेनी है या फिर उसे इग्नोर करना है? हमारा स्टैंड क्या होगा? कैसे इस एनर्जी संकट से निपटना है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे साथ वैभव सिंह हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, मेजर जनरल ए के सिवाच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, और प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंशु जोशी जी, आप प्रोफेसर भी हैं, आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन भी कर रही हैं। हम आज के अपने मुद्दे पर, जो जंग के हालात में हमें खुद को किस तरह से तैयार करना है, इस पर हम बातचीत करें। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप भी इस देश के नागरिक हैं, मेरी तरह से आपके जहन में भी विचार कौन रहा होगा, आज प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? बिल्कुल पिनाज, और कल जिस तरह से एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखा भारत की आधी आबादी का, मैं नहीं, मेरे सामने आप और जो तमाम बहनें बैठी हुई हैं वो प्रतिनिधित्व करती हैं, और हम सब संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। किसी सरनेम के जरिए या अपने बैकग्राउंड के जरिए हम सदन या इस मंच तक नहीं पहुंचे। तो हम सभी महिलाओं का एक सपना था पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से, पहले जेंडर सेंसिटिविटी दिखाते हुए 2014 के पहले जो महिला नेतृत्व था भारत में पिनाज, वो 8% से कम था।
उसको अभी हम 14.4% तक लेकर के आए हैं अपने सारे सदनों में, या महिला नेतृत्व की बात करें तो ये प्रतिशत है अभी भारत में। विश्व का आंकड़ा 22% है लगभग। तो हमारे प्रधानमंत्री ने या एक दल ने ये सपना नहीं देखा, ये विकसित भारत 2047 का सपना था कि भारत की जो आधी आबादी हम सभी महिलाएं हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की अब बात हो तो महिला सशक्तिकरण से हम विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर या महिला नेतृत्व की ओर बढ़े। तो इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ 2023 में, उसमें क्लॉज था परिसीमन का भी और सेंसस का भी। जिस तरह से पूरा राजनीतिकरण हुआ और कल जिस तरह से इस बिल को गिराया गया, तो ये भारत की स्त्रियां, कम से कम मैं तो नहीं भूलूंगी, आप सब भी नहीं भूलेंगी ना, मेरे सामने बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बोलिए जोर से, नहीं भूलेंगी, बिल्कुल नहीं भूलेंगी। तो ये जो कल का दिन था उसको लेकर के निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री बात करेंगे, क्योंकि जो ये एक जर्नी थी ना महिला सशक्तिकरण से लेकर वुमेन लेड डेवलपमेंट या महिला नेतृत्व की, इसके बहुत सारे माइलस्टोन्स आए, हमने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया और यहाँ रुक गए। प्रोफेसर जोशी को लगता है कि आज प्रधानमंत्री देश की आधी आबादी से सीधा संवाद करेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की थी कि भाई आप क्रेडिट ले लीजिए, ब्लैंक चेक दे रहा हूं और आपको पूरा क्रेडिट दूंगा, और सीधे सीधे अंतरात्मा की आवाज की अपील करते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन सोशल मीडिया पोस्ट भी किए थे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जाहिर सी बात है, राजनीति में अंतरात्मा की आवाज कम ही सुनी जाती है, फिर चाहे आप सत्ता पक्ष के इधर बैठे हो या उधर बैठे हो, तो कुछ काम नहीं आया है। तो क्या आज सीधे आधी आबादी से संवाद होगा या कुछ ठोस निर्णय उस संदर्भ में भी हो सकता है? लेकिन सिवात सर, अगर हम मौजूदा दुनिया के हालात को देखें, उस संदर्भ में भी आज जिस तरह से आमतौर पर सीसीएस की बैठक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वो बुलाई जाती है बुधवार को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आज सैटरडे को बुलाना, फिर उसके बाद आज प्रधानमंत्री का संबोधन, क्या हमें 2x2 करना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री कुछ अनएक्सपेक्टेड लाइंस पर ही बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल पिनाक, देखो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सच्चाई है जो कि बदलते हुए जिस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और जिस प्रकार से ये लड़ाई इफेक्ट कर रही है पूरी इकॉनमी वर्ल्ड की, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर बढ़ गए हैं, और आपने बहुत अच्छा बताया पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, उसके बाद सल्फर, हेलियम, ये सारा चीज़ें जो था आपके मिडिल ईस्ट से आता है। 60% आपकी गैस और करीब के 30 से 40% आपका ऑयल आता है, और उसका अभी भी ये नहीं पता कि ये 21-22 तारीख को जो सीज फायर खत्म होगी कोई इसका अंत निकलेगा। अगर नहीं निकलता तो भारत इसके लिए तैयार है, और मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रेटेजी कि भारत कहाँ से और गैस लेगा। देखो ऑयल अगर आप देखें तो हम पहले जो 21 एंटिटी ले 40 से ले रहे हैं, हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। हमारे को प्रॉब्लम है जो एलपीजी की, जो हम ज़्यादातर 60% हम लेते थे और 40% खुद बनाते। अब हमने अपनी डोमेस्टिक जो एक प्रकार से बनाने की काबिलियत है उसको हमने करीब 55% कर दिया, मगर अभी भी हमें गैस चाहिए। तो मुझे लगता है उस पर बात हो। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा मुझे लगता है पिनाज है, वो डिफेंस को लेकर है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, और अभी भी सुनने में आया कि आतंकवादी के जो कैंप्स हैं वो बिल्कुल फुल पड़े हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो कहीं ऐसा शक भी है, क्योंकि अब बर्फ पिघलती जा रही है पासेज में, कोई मिस एडवेंचर ना करे पाकिस्तान, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी फोकस किसी और। आपको लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खतरे को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है? एक और चीज था पिनाज, जिसके अंदर एक अर्बन टेररिज्म की बात हो रही है। अगर आप देखें TATP जो कल ही मिला है कि कुछ डॉक्टर्स हैं, वो TATP एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जिसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, और वो बनाया जा सकता है लेबोरेटरी के अंदर, और वो नाइट्रोजन बेस नहीं कार्बन बेस है, और ये एक प्रकार से कैजुअलिटी जो है वो ह्यूज कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अर्बन टेररिज्म की बात होगी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर ना करे। आतंकवादी जो इस प्रकार कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की, उसके बारे में, और कहीं हथियार जो भारत अब खरीद रहा है, कुछ हथियार जो भारत बाहर से खरीदता था, मुझे लगता है भारत ने अब मन बना लिया वो मेड इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड वाली पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है कि जो दुनिया के हालात हैं उसमें अपने डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर अपनी ताकत और पाकिस्तान से पड़ोसी मुल्कों से जिस तरह से हमेशा एक थ्रेट रहता है फैक्टर, उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए। यहां पर सिवात सर कह रहे हैं कि बहुत हद तक मुमकिन है कि उसका जिक्र भी आज के संबोधन में हो सकता है। वैभव जी, पाकिस्तान का नाम आ जाए और मैं आपके पास सवाल लेकर ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान आजकल बहुत उछल रहा है, ट्रंप तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं। कई बार कहते हैं जब आपको पेड़ पे चढ़ा देते हैं तो आप कुछ भी अपने आप को हवा में रह के कुछ भी करने लगते हैं। तो पाकिस्तान कुछ मिसएडवेंचर तो नहीं करने वाला है? और जैसे सिवात सर की बात को आगे बढ़ाएं कि आज जब देश के नाम संबोधन होगा तो प्रधानमंत्री कुछ इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस या फिर जो मौजूदा दुनिया के हालात हैं जंग के, उसको लेकर कुछ बातचीत कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है नहीं आज महिलाओं से ही बात है?
अब देखिए प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अब इसके ऊपर मैं क्या विवेचना करूं, ये तो वही जानते हैं, या तो हाँ, खुद तो ये तो वही जानते हैं, बात तो सही है, हम तो कयास की बात कर रहे हैं। कयास की बात कर सकते हैं। और जहां तक देखिए पाकिस्तान की बात है तो दाग दहलवी ने कहा था कि इन गरीबों को दौलत मिल जाए तो कयामत कर दें। ठीक है, तो इन गरीबों को तो इन गरीबों को जिनको इस रीजन में कोई नहीं पूछता था, जिनको दुनिया में कोई नहीं पूछता था, दुनिया में कहीं कोई डिप्लोमेटिकली कहीं कोई रोल नहीं था, यूनाइटेड नेशंस से लेकर के यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हर जगह पे मतलब जलीलो ख्वार हो रहे थे, बेइज्जत हो रहे थे, इनके खिलाफ जो है कि मोशंस आया करते थे, इनके खिलाफ वोटिंग हुआ करती थी। इनके लश्कर तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी सरगना थे उनको सैंक्शन करने के लिए जो है बिल्स और मोशंस मूव किया करते थे, और ये कभी चाइना के पास कभी किसी के पास भागे रहते थे वीटो लगाने के लिए कि भाई कैसे भी करके हम एक वीटो का अरेंजमेंट कर लेंगे, क्योंकि वो भी नहीं था इनके पास सपोर्ट के नाम पे इंटरनेशनली। अब उनको अचानक से अगर इतना बड़ा रोल मिल गया है, जैसे भी मिला है, जिन भी परिस्थितियों में मिला है, तो वो उसको पूरी तरीके से भुनाना चाहेंगे। और आप अगर इतिहास उठा के देखें तो उन्होंने कोल्ड वॉर का इस्तेमाल किया आपके यहाँ खालिस्तान मूवमेंट खड़ा करने के लिए, उन्होंने कोल्ड वॉर का इस्तेमाल किया आपके यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी संगठन बनाने के लिए, वहां पे आतंकवाद को फैलाने के लिए सीटो सेंटो का इस्तेमाल किया उन्होंने जब भी उनको इंटरनेशनली या स्पेशली अमेरिका की जब जरूरत पड़ी है तब उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल किया कि भाई आज अब अमेरिका हमारे पास खड़ा है, आज अमेरिका हमारे साथ है, आज अमेरिका को हमारी जरूरत है, तो हम इसका इस्तेमाल कर लें और हम कुछ भारत को डैमेज कर दें। वॉर ऑन टेरर का सबसे रिसेंट एग्जांपल आप देख लीजिए। वॉर ऑन टेरर के बाद आपके यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं का एक अंबार लग गया था। 2001 से लेकर के 2000 से लेकर के 2014 तक का अगर पूरा पीरियड उठाइए आप, जब तक अमेरिका की डिपेंडेंस थी उनके ऊपर वॉर ऑन टेरर में, उन्होंने आतंकवाद का मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल भारत का कोई ऐसा कोना नहीं था, ऐसा कोई शहर नहीं था जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहे थे, जहां पे तो वैभव यही डर है ना कि ट्रंप जैसी शख्सियत की शय मिल रही है और इनकी दाल रोटी पानी इसी बात से चलती है कि हिंदुस्तान को तंग करो, कश्मीर का राग अलापो, तो हमें कितना डैमेज पहुंचा सकते हैं? हमारे लिए मेजर कंसर्न है। देखिए मेजर कंसर्न तो है ये, और मेरे ख्याल से इसीलिए आप जो बात कह रही थी कि जो मीटिंग बुधवार को होती है उसको शनिवार को क्यों किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये चीज फील हुई है, सरकार को भी ये ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि जो परिस्थिति है वो इस तरह की है कि भाई हमको जो है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए इसके ऊपर और विचार विमर्श करना चाहिए कि अगर ये होता है, जिसकी पूरी संभावना है, जैसा जनरल साहब ने बताया कि अब वहां पे भाई वैली में बर्फ गल रही है, तो जो आतंकवादी जो घुसपैठ करने के जो रास्ते हैं वो भी खुलेंगे, वहां से भी बर्फ गलेगी, तो जब वहां से वो घुसेंगे और आपके पास इंटेलिजेंस के इनपुट्स भी होंगे, तो अगर ये घटनाएं अगर करने में अगर एक आध भी घटनाएं कामयाब हो जाते हैं तो हमारी अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि हमने तो कह दिया है कि अगर कोई भी टेरर एक्ट होगा, छोटा या बड़ा, हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर उसको हम ट्रीट करेंगे। तो आगे क्या होगा वैभव, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पहला हम चाह रहे थे अपना पहला राउंड जो है इसी पर फोकस रखें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोल सकते हैं। आपको बता दें इंडिया टीवी पर लगातार आप बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद लगभग 3.25 घंटे का वक्त बचा है जब देश के नाम संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री क्या कुछ बोल सकते हैं, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया में जिस तरह का अनरेस्ट है और बैकडोर डिप्लोमेसी लगातार भारत कर रहा है इस युद्ध में अहम भूमिका निभाने के लिए, शांति कायम करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, जो कभी बंद कभी खुल होता रहता है, ये जंग किस ओर जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आज प्रोफेसर अमिताभ, जो आप पिछले 40 दिन पहले भी जब हमारी बातचीत हुई थी, जब ये वॉर शुरू हुई थी, आपने कहा था कि देखिए इस जंग में 2 पार्टी नहीं है, 3 पार्टी नहीं है, धीरे धीरे हम पूरी दुनिया इसके इफेक्ट्स को महसूस करेगी। तो क्या वक्त आ गया है कि अब हमारा जो क्वेश्चन था अब वो खत्म हो रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री देश के सामने आएंगे और बताएंगे कि भाई कमर कस लीजिए, जैसे कि एक बार सदन में पहले ब्रीफ किया था, अब दोबारा करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री का आज का संबोधन मैं ये मान रहा हूं कल जो बिल गिरा है उसको लेकर ही होगा। और मैं वही कह रहा था इनसे पहले भी कि आज वुमन की बात होगी, आज मन की बात नहीं होगी। और इस जरिए से वो बताना चाहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम रही है और क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग शायद ऑपोजिशन की हुई हो, जो रूलिंग पार्टी उनको कन्वे नहीं कर पाया। और ये चीज ही आज के संबोधन में होगा। अगर वो भी ये बताना चाहें कि ये शायद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को लेकर हुआ था जिसके चलते भ्रांतियां उत्पन्न हुई थी, तो वो भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे। लेकिन बेसिक रेफरेंस वो वही विमेंस रिजर्वेशन बिल है जो 2023 में पास किया गया था, बाद में इस बार थोड़ा अमेंडमेंट के साथ लाया गया था उसको डिलिमिटेशन जोड़ने का। वो जो एक भ्रांति है और एक देश में एक संदेश गया है कि शायद
जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो नहीं चाहती हैं कि ये बिल पास हो, और वो ये भी बताना चाहेंगे कि अब तक जो उन्होंने कदम लिया है या जो आगे बढ़ा है विमेंस रिजर्वेशन बिल को लेके, उसकी बात करेंगे। तो ये मुझे लगता है आज उनका प्राइमरी मुद्दा होगा। उसके अलावा डिलिमिटेशन क्या होगी, कैसे होगा, शायद उस पर बोले। उसके अलावा जो महंगाई को अब तक रोके रखा गया है, जी, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, जी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा कि हमने इतना, दुनिया ने इतनी डिफिकल्टी देखी, और मैं तो ये कह रहा था कि ये अप्रैल महीने तक चलेगा, उसके पहले ही ये खत्म होने के कगार पर है लगभग, ये मान लीजिए। और जिस तरह से गैस और ऑयल के दाम बढ़े, उनको हमने कंट्रोल करके रखा, आगे भी कंट्रोल करके रखेंगे, शायद इसका भी आश्वासन देंगे। बियॉन्ड अ पॉइंट वो नहीं कर पाएंगे, शायद वो कहेंगे। तो मुझे लग रहा है प्राइमरी फोकस वो कल के पार्लियामेंट का है, क्योंकि ये अचानक हुआ, ये रेगुलर मंथ की बात नहीं है जो महीने के अंत में होता है, ये बीच का है। तो कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं, शायद कई बार ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता होता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जाने जाते हैं सरप्राइज एलिमेंट के साथ आने के लिए। कई बार होता है कि देश में कुछ एक अलग मुद्दा चल रहा होता है, प्रधानमंत्री उससे इतर देश को या तो ब्रीफ करते हैं कोई अचीवमेंट के बारे में, या फिर कोई नई पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी देते हैं। तो सीधा संवाद देश के आवाम के साथ होगा, देश के साथ होगा, और निश्चित तौर पर विपक्षी निगाहें तो टिकी ही रहेंगी इस संवाद पर, क्योंकि अगर कल सदन के भीतर अगर सरकार हारी है, वो 54 नंबर जो हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता था कि यहां पर मात होने वाली है, लेकिन इस मात को कैसे जीत में बदलना है, हार कर जीतने वाले बाजीगर बनने वाले हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, सीधा संवाद क्या होगा, उस पर हम अपने राजनीतिक कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन जरा फिलहाल युद्ध की तरफ लौट आते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत मेजर कंसर्न है। आप लोग भी अपने सवाल तैयार कर लीजिए, और ये भी सोच लीजिए आपके मन की बात क्या कह रही है, कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। आप भी थोड़ा गेसवर्क कर लीजिएगा। और अभी युद्ध के मुद्दे पर लौटते हैं। सिवात सर, अभी फिलहाल ये जंग आपको कहां जाती हुई दिख रही है? अब अमेरिका वाकई में क्या अमेरिका बैकफुट पे आ गया है? क्योंकि देखिए, ऐलान करते हैं ट्रंप, स्ट्रेट ऑफ ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह स्ट्रेट ऑफ ईरान हो जाता है। वो कहते हैं जी खुलवा दिया। अब सोचिए, ईरान जैसा मुल्क कहता है कि नहीं, फिर से बंद कर दिया मैंने 24 घंटे बाद। हाँ बिल्कुल, देखो फिलहाल सच्चाई ये है कि अमेरिका को लगता है कि वो दलदल में फंस गया है, वो निकलना चाहता है। ये लड़ाई अमेरिका की थी नहीं, ये लड़ाई इजराइल की थी। और अब क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप अमेरिका में देखें, उनकी अप्रूवल रेटिंग धीरे धीरे गिरती जा रही है, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, तो मुझे लगता है कि ये जो बातचीत का दौर चलेगा अभी इस्लामाबाद में, मुझे लगता है कहीं मंडे ट्यूसडे को, उसमें कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि बैक चलने डिप्लोमेसी लगी हुई है। अब बात आती है कि आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं, आपको क्या कोई ऐसे लक्षण लगे हैं? इसमें 3 चीजें हैं। देखें, अगर आप देखें कि इस पे बात आ रही थी कि क्या लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा है, क्योंकि जो अमेरिका और इजराइल कह रहे थे नहीं है, और जबकि ईरान और पाकिस्तान भी कह रहा था इसका हिस्सा है। और फिर उसके बाद उसने साफ सुथरे शब्दों में ईरान ने कह दिया, अगर हिजबुल्लाह लेबनान को इसका हिस्सा नहीं होगा तो हम ये सीज फायर नहीं मानेंगे, और उसको करना पड़ा अमेरिका को। अगर आप देखें, लेबनान और इजराइल के बीच में 10 दिन का समझौता होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं ना कहीं ईरान ने भी बड़ा दिल दिखाया और उसने ये बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देते हैं। मगर कहीं ना कहीं अमेरिका दिखाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप की ये लड़ाई मैं जीत चुका हूं। उसने ये बोला कि जो हमने नेवल ब्लॉकेड किए उसको नहीं हटाएंगे जब तक पूरी डील नहीं हो जाती। मुझे लगता है एक प्रकार से ईरान कह रहा है पहले नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, उसने तो फिर से ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल वही मैं कर रहा हूं। देखो, सच्चाई ये है कि फिर ईरान के पास कोई चॉइस नहीं था, आप पुश कर रहे हैं ईरान को करने के लिए। ईरान मुझे लगता है समझौता चाहता है और अमेरिका भी चाहता है, चाहे किसी प्रकार से ये सिचुएशन हो, कोई ना कोई बातचीत होगी। ये सोचना कि सीज फायर बढ़ेगा या लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी, ये मेरा अनुमान है लड़ाई दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका को पता है ये अब तक की जो लड़ाई है इसमें पलड़ा ईरान का भारी रहा है। ईरान ने काफी सरप्राइज किया। प्रोफेसर अंशु जोशी कह रही है नहीं, और शुरुआत से मेरे पैनल में अगर कोई एक शख्स है जो इस बात पे कायम है कि अमेरिका ये जंग जीत रहा है, वो प्रोफेसर जोशी है। प्रोफेसर जोशी, मुझे आज ये गणित समझा दीजिए कि मदद के लिए भी मैं ही जाता हूं कि भाई प्लीज वॉर रोक लो, मतलब है ना, जो पार्टी जीत रही होती है वो थोड़ी कहती है कि जंग रोक लो, डील कर लो, ठीक है। अपनी बात से यूटर्न लेते हुए भी अमेरिका के लोग ही नजर आते हैं। आज भी आप देखिए कि क्या फजीहत कराई कि ट्रंप ऐलान करते हैं, भाई ट्रंप को ऐलान करने का शौक है, वो ऐलान करते हैं कि खोल दिया। कल अरागची ने ऐलान किया था, तब ट्रंप ने ऐलान किया। लेकिन तो अब सिक्के का दूसरा पहलू मैं बताती हूँ। तो हमने पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह के डेवलपमेंट्स देखे, रादर मैं 10 दिन के डेवलपमेंट्स बताती हूँ। तो पहले हल्ला मचा की शांति वार्ता होगी और ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ, हम लोगों ने चर्चा भी की थी।
फिर पाकिस्तान लोगों को शांति दूत दिखने लगा। मैंने तब भी कहा था कि कबूतर है या पोस्टमैन है, इधर की चिट्ठी उधर कर रहा है और जूते दोनों तरफ से खाएगा। तो वो इस्लामाबाद की वार्ता फेल होगी, ये भी मैंने कहा था और आप ही के शो में कहा था, और वो वार्ता विफल हुई। उसके कारण है क्योंकि दोनों के जो मांगे थी वो दोनों मान नहीं सकते थे, और यही मांगे ओमान और जिनेवा में भी रखी गई थी दोनों तरफ से, और वार्ताएं विफल हुई थी। बहरहाल अब इसके बाद जो स्थितियां बनी, इसमें जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पर गेम चेंजर ये हुआ कि अमेरिका ने अपने सारे ये वॉरशिप ले जाकर के डिप्लॉय किए और चोक किया और कहा ठीक है, तुम मेन जो स्ट्रेट है वहां पर यदि तुम चोक करके बैठे हो तो मैं मुहाना चोक करके बैठा हूं। जिस तरह से पीट हेग्सेथ के परसों स्टेटमेंट्स आए, कल स्टेटमेंट्स आए, एक ऑल आउट स्ट्राइक की बात हम लोग लगातार तब से कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए ये एक बैटल है, ये युद्ध नहीं है। ये युद्ध का सिर्फ एक चैप्टर है, उसने टेक्टिकल पॉज लिया है, वो अपने लिए समय बाय कर रहा है। तो हमने देखा कि इसके बाद अब ईरान के पास या तो जखीरा कम हो रहा होगा, वो चीन से जो लगातार अभी तक सप्लाईज आ रही थी उसमें कमी होगी, वो जो भी कारण हो। ईरान एग्जॉस्टेड तो है, ईरान की तबाही भी बहुत हुई है पिनास, क्योंकि युद्ध तो ईरान की जमीन पर लड़ा जा रहा है। तब कल अराक्ची से ये स्टेटमेंट आया, और देखिए अराक्ची कितने टफ नेगोशिएटर है। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलनी होती तो पहले ही खोल देते। कल ये स्टेटमेंट क्यों आया? जब तब की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पे जाके अमेरिका बैठ गया, ठीक है, तब ये स्टेटमेंट आया। अब इसके बाद उन्होंने मांग की कि अमेरिका पीछे हटे। अमेरिका क्यों पीछे हटेगा? वो इतनी स्ट्रेटेजिकली जाकर के बैठ गया, उसको पता है कि मेरे वहां बैठने से ईरान ने स्ट्रेट को खोलने का अनाउंसमेंट कर दिया, तो वो वहां से पीछे क्यों हटेंगे? अच्छा, ईरान के लिए दूसरी समस्या ये हो गई है कि जो माइंस लगाए थे वो कुछ तो भूल गए हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो जो मैरीटाइम एक परिगमन है उसमें अभी ईरान लोअर हैंड पे है, या ईरान को समस्या आ रही है, चैलेंजेस हो रहे हैं। तो अभी की जो स्थिति है उसमें मुझे कोई ईरान जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। जीतता हुआ नजर आ रहा होता तो वो स्ट्रेट नहीं खोलता। अब उसने अनाउंस किया है तो स्ट्रेट बंद भी तो कर दिया। हाँ, ना? तो वो तो बच्चों की तरह बिहेव हो रहा है पिनास कि कल ट्रम्प जैसा बच्चा तो कोई नहीं देखा अंशु जी, अब आप ऐसे मत करिए। मतलब ईरान बच्चा, ट्रम्प बच्चा नहीं। नहीं, ट्रम्प बिल्कुल, ट्रम्प कह के यू टर्न लेते हैं, ट्रम्प कह के यू टर्न लेते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक एक भी बार इतनी कठिन परिस्थितियों में भी स्ट्रेट को खोलने की बात नहीं मानी गई। ठीक है, कल मानी गई, आज क्यों यू टर्न लिया है? क्योंकि अमेरिका ने पीछे हटने से मना कर दिया है। और हेग्सेथ के आप जिस तरह के लगातार स्टेटमेंट्स को देखेंगे ना, मुझे लगता है लड़ाई जारी रहेगी और इसके बाद एक भीषण चैप्टर तो हम बिल्कुल युद्ध में देखेंगे। यानी कि भीषण युद्ध होगा, एक नई जंग की शुरुआत होगी। इस बातचीत से जो एक तरह से फटीग जो होता है ना, वॉर फटीग, वो खत्म हो रहा है और सबको रिकूप करने का, अपनी रणनीति फिर से तैयार करने का वक्त मिल गया है। और उसके बाद फिर से नई जंग होगी, वो और ज्यादा विभत्स होगी। ये प्रोफेसर अंशु जोशी हमें कह रही हैं। वैभव, जंग तो ठीक है हो रही है, लेकिन इस जंग के अंदर जिसे कहते हैं ना, दो मतलब बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की लड़ाई या बिल्ली की लड़ाई, उसमें एक फायदा उठाता है, तो पाकिस्तान पूरे मौज में है। ऐसा लग रहा है वर्ल्ड डिप्लोमेसी के चैप्टर में अगर कोई है तो पाकिस्तान है, और दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स अगर कोई है तो फील्ड मार्शल मुनीर हैं। पाकिस्तान ने क्रैक कैसे किया? आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? वहां के आवाम को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि इनकी औकात इतनी है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान अमेरिका के लिए दुनिया में हर वो काम करता रहा है जो दुनिया में कोई दूसरा देश उनके लिए नहीं करने को राजी था। आप सीटो सेंटो जैसे मैंने उदाहरण दिया, आप तब से लेकर के आप वॉर ऑन टेरर तक आ जाइए, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जो अपने ही पड़ोसी के खिलाफ वॉर करने के लिए, जिसको रिकॉग्नाइज करता हो, जिस गवर्नमेंट को, तालिबान की गवर्नमेंट को, उसके खिलाफ जो है अपने यहाँ पे बेसिस दे दे, उसके एम्बेसडर को उठा करके अमेरिका को हैंडओवर कर दे। जो इस्लामाबाद में अफगानिस्तान का एम्बेसडर था, उसको पकड़ के उठा करके अमेरिका को हैंडओवर कर दिया उन्होंने। दीन ईमान नहीं है ना उस मुल्क का। मैं कह तो रहा हूं ना, तो अमेरिका के लिए जो काम वो करते रहे वो दुनिया में कोई भी दूसरा, कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन भी नहीं, कोई भी नेशन नहीं करेगा। क्योंकि थोड़ी दो पैसे की शर्म तो हर किसी के अंदर होती है। पाकिस्तान में वो भी नहीं, वो भी नहीं है। तो ये जो है वो पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है अमेरिका के लिए, मैं इसलिए बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन था पहले आपके चैनल पे, मैंने एक दो बार मैंने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान इंडिस्पेंसेबल है अमेरिका के लिए। उसकी सिग्निफिकेंस अमेरिका के लिए हमेशा रहेगी और अमेरिका हमेशा उसको पाल के रखेगा। और तभी मैंने वो जेली स्टेट वाला एग्जांपल दिया था कि पाकिस्तान को कभी वो हार्ड स्टेट नहीं बनने देंगे और ना ही कभी बटर स्टेट बनने देंगे, उसको जेली स्टेट बना के रखेंगे जो शेक करता रहे लेकिन मेल्ट डाउन ना हो। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां पे गरीबी आएगी, वहां पे आतंकवाद होगा, वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यार अब ये 4 टुकड़े में टूट जाएगा कि 5 में टूट जाएगा, लेकिन वो शेक करता रहेगा, वो स्टेबल कभी नहीं रहेगा। लेकिन उसको ऐसा मेंटेन रखेंगे, एक चीज। दूसरी चीज देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपके ही प्रोग्राम में लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने कहा था
कि ये कॉन्फ्लिक्ट तब तक चलेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपना 14 मई का जो ट्रिप है चाइना का वो कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, वो जब भी जाएंगे तो आप एक चीज समझिए कि 90% जो ईरानियन ऑयल है वो चाइना खरीदता है। ईरान का जो टोटल एनुअल बजट बनता है उस बजट का 25%, एक चौथाई हिस्सा उसी पैसे से आता है। वही पैसा होता है जो चाइना उस ऑयल की पेमेंट करता है। ठीक, तो जब भी अब एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चाइना की वो इतना हेविली डिपेंडेंट है ईरान के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप जब भी 14 मई को वहां पहुंचेंगे चाइना, तो जब वो हाथ मिलाएंगे शी जिनपिंग से, तो थोड़ा कस के हाथ मिलाना चाहते हैं वो, थोड़ा पकड़ के खींचना चाहते हैं कि भाई हमारे पास भी आपकी कुछ नसें हैं, हमारी नसें सारी आपके पास नहीं है। तो उनके साथ एक बेटर डील कट करने का भी उनको मौका मिलेगा। और एक तीसरी चीज आप ये समझिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट में हम पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम ईरान की बात कर रहे हैं। जिसके लिए ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कंट्री इजराइल है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई लड़ाई तो इजराइल की है ना। लड़ भले ही अमेरिका रहा हो, लड़ भले ही ईरान रहे हो, वो है लड़ाई इजराइल की। इजराइल अगर तैयार नहीं है सीज फायर के लिए, इजराइल, और आज मैं आपको बताता हूं, आज सुबह की जो इजराइल की जो न्यूज़पेपर्स की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि हमको अब ईरान से मूव ऑन करके पाकिस्तान और टर्की को फिक्स करना पड़ेगा पहले, बिकॉज अगर पाकिस्तान और टर्की को फिक्स नहीं किया, दे आर अ बिगर थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, जितने बड़े थ्रेट ईरान है। तो यानी कि पाकिस्तान डरता है इजराइल से, ट्वीट किया था, देखिए फिर डिलीट कर दिया ना तुरंत। नहीं, वो डरते नहीं है, वो तो उनका तो सपना है आप इजराइल से दोस्ती हो जाए। इजराइल से सर्वे हुआ था वहां वो सर्वे भी हुआ था, और वहां के जितने डिक्टेटर रहे हैं आप देख लीजिए, जनरल परवेज मुशर्रफ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे खुर्शीद कशूरी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भाई वो मोसाद के लोगों से जाकर के मिले थे इस्तांबुल में एयरपोर्ट पे, सारी लाइटें बंद करवा करके। और उसके बाद जनरल हामिद मीर बहुत बड़े पत्रकार हैं पाकिस्तान के, और सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं। ओसामा बिन लादेन का 3 इंटरव्यू किया है, कितने बड़े पत्रकार है सोचिए, कि इतने बड़े आतंकवादी का इंटरव्यू किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड बोला है कि भाई हमको जनरल बाजवा बुला करके डांटता था अपने ऑफिस में कि तुम लोग इजराइल के खिलाफ क्यों इतनी बकवास करते हो, हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते जो है नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, हम उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहते हैं, और तुम लोग इजराइल के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया में बात करते हो। देते नहीं, वीजा देते नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहते हैं, मतलब कैसा मुल्क है भाई। तो भाई, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि दो, आपके ही चैनल पे मैंने एग्जांपल दिया था कि जो मुल्क 2 नंबर आर्गुमेंट्स पे, 2 नंबर लोगों द्वारा, 2 नंबर माहौल में और 2 नंबर तरीके से बना हो, वो 2 नंबरियों पे ही चलता है। तो वो 2 नंबरियों पे ही चल रहा है। वो सड़क पे कुछ लोग होते हैं ना जो लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट मुड़ते हैं, ये वो वाला है। तो ये वो वाला मुल्क है। तो इसीलिए ट्रंप के साथ बनते हैं, बिकॉज ट्रंप का भी वही नेचर है कि वो लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट मुड़ने वाला आदमी है। तो हमें इस दोस्ती से परेशान होने की जरूरत है? हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रंप की दोस्ती कहते हैं ना, पल में तोला पल में माशा वाली है। ठीक है, माय डियर फ्रेंड से वो कब, अरे यार ये तो आदमी बहुत नीचे है, बहुत खराब है, ये स्विच करने में उसको टाइम कितना लगता है। और हमने इसी गवर्नमेंट में देखा है, ट्रंप के इसी 1 साल के टेन्योर में देखा है, उसने जिसको अपना एनएसए बनाया था, आज की डेट में उसको ये बोलता है कि यार इससे ज्यादा खराब आदमी तो मैंने देखा ही नहीं जिंदगी में। भाई उसका डिप्टी एनएसए रिजाइन करके गया है, उसको बोलता है कि यार ही वाज अ कावर्ड। अगर वो बुज़दिल था, कायर था, तो तुमने अपनी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी उसके हाथ में दे दी थी। बीच जंग में अपने जनरल्स को फायर कर दे, उससे ज्यादा और क्या चाहिए? मतलब वो शख्स तो खैर अलग ही है। वैभव आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, इस सब के बीच में हमारा स्टैंड क्या हो? क्योंकि देखिए बहुत प्रैक्टिकली बात है, जब पड़ोसी की इतनी चर्चाएं होने लगे, इतनी वाहवाही होने लगे, अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे, तो एक बार वो कान खड़े होते हैं ना, क्या हमारी डिप्लोमेसी ठीक चल रही है, हम सही कर रहे हैं, हमें क्या कुछ अपने स्टैंड में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, हम इस जंग को कैसे सर्वाइव करेंगे? आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, हमें पाकिस्तान के मीडिएशन से डरना नहीं चाहिए। एक तो पाकिस्तान मीडिएट करा रहा है, वो जगह दे रहा है, होटल दे रहा है, वहां आके बैठिए, बात कीजिए। उसके अलावा और वो क्या कर रहा है, एक तरह से ऑप्टिक्स दिखा रहा है कि वो ईरान जा रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, वो तुर्की जा रहे हैं, वहां क्वाड की मीटिंग कर रहे हैं। उनका संकट इस समय क्या है? वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे जो ऑप्टिक्स पूरी दुनिया देख रही है, वो जाने कि पाकिस्तान भी एक सक्सेसफुल स्टेट है। हम हिंदुस्तान में जानते हैं, उनका पड़ोसी मुल्क जानता है कि पाकिस्तान दुनिया में कहां स्टैंड करता है। आज से 20 साल 25 साल पहले हम ही कहते थे ना कि पाकिस्तान को 3 लोग चलाते हैं या 3 चीजें चलाती हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। वो फिर वापस आ गया है, और वो अमेरिका इस समय उस पर हावी है। और
कहीं ना कहीं चाइना जो पीछे से हवा देता रहता है पाकिस्तान को, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। तो इन दो पार्ट के बीच वो अभी तो चल रहा है, ठीक है, जब तक चलेगा, जब भंवर आएगा तो किस पार्ट की तरफ जाएगा वो भी नहीं जानता। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है उसकी गरीबी, उसकी बदहाली, उसकी गुर्बत। और इधर से लोन देके उधर लोन चुकाता है। वो क्रेडिट कार्ड वाले कभी कभी करते हैं ना कि आपको अगर पैसे कम हो तो मुझसे ले लीजिए, और आप उस लोन को, जो डेट ट्रैप अंग्रेजी में कहते हैं, आप उस डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप यूएई को पैसे लौटा रहे हैं, सऊदी अरेबिया से पैसे ले रहे हैं, और इसी का उनका कारोबार भी चल रहा है। जिस देश का, इतने बड़े देश का, जहां $26 बिलियन फॉरेन रिजर्व हो, आप बताइए वो देश कैसे चल रहा होगा? क्या ये ईरान और अमेरिका को जो होस्ट कर रहे हैं उनके भी पैसे उनसे लेते होंगे? बेशक लेते होंगे। कोई तो बिल के लिए तो बाकायदा सुनने में आया कि उन्होंने एक कमेटी थी होटल वाले ने, उसने पे किया है। मतलब हालात तो काफी बुरे हैं। वही कह रहा हूं ना कि अगर ऐसी स्थिति रही, हर 15 दिन पे, इस युद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि 100 रुपए तेल के दाम बढ़ जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनकी हालत तो बहुत खराब है। और उसी माली हालत को सुधारने के लिए सारा प्रपंच चला जा रहा है। और पाकिस्तान में ये एक फीलिंग है कि जब वो लगता है गरीबी में पड़ जाते हैं तो कुछ ऐसा मूव कर देते हैं, या तो हिंदुस्तान पे टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, तो उनको लगता है कि हम बहुत पावरफुल हो गए अचानक। अभी वो स्कोप नहीं है, सरकार बहुत पावरफुल है, तब वो ऐसे चीजें कराएं कि उनके लोगों को लगे। और ये 15-20 दिन तक चलेगा, फिर वही होगा, कुछ टीटीपी कर देगा, कुछ अफगानिस्तान उन पर अटैक कर देगा, सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान की इस समय स्थिति जो, और हमें तो बिल्कुल, आप ये देखिए ना, इस पूरे पीस प्रोसेस में यूरोप कहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। भारत कहीं है? बिल्कुल नहीं है। यानी, और इजराइल तो बिल्कुल नहीं, उसकी तो सहमति नहीं है। वो तो कहता है ये टेररिस्ट स्टेट है, और उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है। अब उनके साथ लड़ाई रुकवाने के लिए वो अमेरिका के साथ बैठा दिखता है, ईरान के साथ बैठा दिखता है। और यही नहीं, आगे जो आप इस पर जिक्र भी हो रहा था कि तुर्की को इजराइल नया ईरान मान रहा है, पाकिस्तान को नया यूएई मान रहा है, या नया सऊदी अरेबिया मान रहा है। तो उस चीज को भी देखना होगा कि पाकिस्तान इस संकट से अगर दुनिया को निकाल नहीं पाया तो वो खुद संकट में फंसेगा। ठीक है, यानी कि भले थे आप चौधरी बनने गए थे, चौधराहट भी नहीं रहेगी, और मतलब पता चला कि हालात और ज्यादा खस्ता हो गए, इसके भी चांसेस पूरे हैं। हमें क्या करना है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया के मौजूदा हालात में हमारा स्टैंड, हमारी सोच, हमारी एनर्जी रिसोर्सेज कैसे पूरे हो, क्योंकि इससे कोई डिनाइल नहीं है कि एक बड़ा हमारी जो एनर्जी जरूरतों का हिस्सा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पूरा होता है। जो हमारे शिप्स वहां फंसे हुए हैं उन्हें हम निकालने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम नंबर्स हैं। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो जाता है तो हम कैसे निकलवाएंगे? ये जंग अगर फिर से एक नए पैटर्न पे शुरू होती है तो हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? इस पर मैं प्रोफेसर जोशी से बातचीत करूंगी, लेकिन अभी पाकिस्तान का जिक्र निकला है सर, तो एक सवाल पहले आपसे, और आप लोग भी अपने सवाल तैयार रखिए, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, इस जंग को लेकर हो, आप सभी सवाल पूछ सकते हैं, या भारत के स्टैंड को लेकर हो। सर, हमें कितना कंसर्न होने की जरूरत है? क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह से फिलहाल, जिसे कहते हैं ना कि हवा भरी हुई है, उसमें अभी एक अलग ही हवा में जी रहा है वो। हम ये जानते हैं कि जब जब पाकिस्तान को या तो पैसे मिलते हैं या बिल्कुल कंगाली पे आता है, दोनों ही एक्सट्रीम के सिचुएशन में वो हिंदुस्तान की तरफ आंख तरेरता है। अब फील्ड मार्शल मुनीर साहब को अगर आप इतनी तारीफ करेंगे, बेस्ट फील्ड मार्शल शरीफ साहब की तारीफ करेंगे, तो उनका सीना तो फूलेगा ही, और जब सीना फूलेगा तो हिमाकत भी करेंगे। हमें क्या उस पार्ट पे थोड़ा कंसर्न होने की, थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है? क्या आपकी जो सेंसिबिलिटीज हैं सामरिक लिहाज से वो ये कहती हैं? हाँ बिल्कुल। देखो सच्चा पिनाज, एक चीज देखनी पड़ेगी, पाकिस्तान को ये सोचना कि वो मीडिएटर या फैसिलिटेटर है, वो मुझे लगता नहीं कि ठीक होगा। वो एक मैसेंजर है, और वो एक प्रकार से उसने अपनी स्पेस दी है बातचीत में, और वो जो भी है कर रहा है, वो एक तरफ उसका रवैया और बिल्कुल अमेरिका की तरफ है, क्योंकि आईएमएफ से लोन, वर्ल्ड बैंक से लोन वो कहाँ से लेता है? वो सब अमेरिका के देने पे मिलते हैं। मगर ये भी सच्चाई कहीं ना कहीं वो ईरान को भी अपने साथ लेके दिखा रहा है कि भाई मैं आपके कंसर्न हूँ। मुझे लगता है कि इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि क्यों इस लड़ाई के रुकने के चांसेस के दो बहुत मेन कारण है। एक, याद रखो कि ये प्रोविजन है कि 60 दिन से पहले आपको सेनेट में जाना पड़ता है अमेरिका में अप्रूवल लेने के लिए, वो 28 तारीख को आ रहा है। और जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक और काफी रिपब्लिकन इस लड़ाई को नहीं चाहते, तो ये भी कहीं ना डोनाल्ड ट्रंप के ने सोचना है। और जो दूसरा जो बात हम कह रहे हैं चीन का, अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो ये चीन की विजिट डोनाल्ड ट्रंप की नहीं होगी। कभी चीन नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए और ये लड़ाई, क्योंकि सच्चाई है अगर कोई इकोनॉमिक इंपैक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है इसका,
तो चीन को हो रहा है, क्योंकि 90% ईरान का ऑयल चीन को जाता है। इसमें सच्चाई है। अब ये बात आती है, सच्चाई है कि जो बैकएंड सपोर्ट ईरान को पूरा का पूरा है वो चीन दे रहा है। ट्रंप ने तो बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा शी जिनपिंग को कि उन्होंने भरोसा दिया है कि हथियार नहीं देंगे। नहीं, वो हथियार चीन ही नहीं दे रहा है, रूस भी दे रहा है, सैटेलाइट के इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। और जो बात आप कहने की कोशिश करें कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, देखो हमें चौकन्ना रहना है। हमें दो चीजें करनी है। एक तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो इस बात को कह रहे हैं कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट होने वाला है। आप देखें कि वर्ल्ड के अंदर हम ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर अभी 40 दिन से ज्यादा युद्ध हो गया और पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़े। तो ये एक बड़ी काबिलियत की बात है। और अगर आप देखें एलएनजी, पीएनजी और एलपीजी, एलएनजी और पीएनजी भारत खुद बना रहा है। एलपीजी जो हम 40% बनाते हैं उसको हमने 55% कर दी। मुझे लगता है अभी हमारा जो फोकस है, मेरा लगता है कि जो प्रधानमंत्री और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये देखेंगे कि इस लड़ाई से अगर ये लड़ाई नहीं रुकती है तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। और एलपीजी भारत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमें, क्योंकि इसके लिए अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस हमने इसके लिए करें, क्योंकि ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल हम अब फिर रूस से ले सकते हैं, अमेरिका ने भी सैंक्शन दे दी है। तो ये सच्चाई है, एलपीजी की, एलपीजी। और एक है पेट्रोकेमिकल्स की प्रॉब्लम है, उसके बाद आपकी फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम है, इसके बाद आप ये देखें जो मेडिसिन बनती हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इनका पार्ट लगते हैं। तो सच्चाई है अगर इस लड़ाई के जितने भी एडवर्स इंपैक्ट हैं उसको आप जितना कम कर सकें यही सबसे बड़ी जीत है। और मुझे लगता है भारत उसकी तरफ जा रहा है। चलिए, भारत उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी, लेट्स फेस द फैक्ट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतने दिन क्लोज रहा, वहां पर जहाज खड़े रहे, सप्लाई चेन अफेक्टेड हुई है, तो दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इससे अछूता रहे। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास कुशन हो सकता है, किसी के पास थोड़ा बड़ा कैपेसिटी वाला स्पॉन्ज वाला, किसी के पास थोड़ा कम। क्या अब हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, हमें इस लड़ाई में कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अभी तक तो हम जिसे कहते हैं ना शांत, वेट एंड वॉच। बिल्कुल, आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे पिनाज। हम सटल हैं, स्टेबल हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऑल अलाइनमेंट की है, वो इशू बेस्ड अलाइनमेंट की है। और यही कारण रहा कि एक तरफ ये जानते हुए भी कि हम इजराइल का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हमारे लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला। आगे भी खोलेगा, आगे भी खोल के रखेगा। ये हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि बताती हूँ, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से, हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री आज इसकी बात करें, हमने जिस तरह से अपनी ऊर्जा नीति को, एनर्जी पॉलिसी को डाइवर्सिफाई किया। तो पहले जो 27 देशों से हम तेल, गैस और एलपीजी लेते थे, हमने उसको बढ़ाकर 41 तक कर दिया। इसके अलावा हमारी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की एलपीजी को ही लेकर के बात हो रही है, तो मैं बताऊं कि जो हमारी डिपेंडेंसी पहले 60% से अधिक थी, वो हमने पिछले 2 से 3 वर्षों में घटाकर 46% पर ले आए हैं। और हमने दूसरे नए पार्टनर्स ढूंढे, जैसे कि अल्जीरिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, G7 के देश जिनसे हम एलपीजी मंगा रहे हैं। इसके अलावा रूस से बड़ी मात्रा में हम तेल, गैस और एलपीजी मंगा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब प्राइजेस की या सप्लाई की बात आती है तो चीन जैसे देश में 60% तक मूल्य वृद्धि हुई ऑयल, गैस और एलपीजी की। आप साउथ कोरिया, फिलीपींस या मलेशिया जैसे देशों में देखें तो वहां वॉशिंग मशीन पर, कार्स पर, एसी के यूसेज पर प्रतिबंध लग गए। वहां पर भी 40-45% तक की मूल्य वृद्धि हमने देखी। लेकिन अपने देश में न तो हमने अपने रसोइयों को अभी तक इंपैक्ट होते हुए देखा, न हमने किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि इस प्रकार की इस तुलना में देखी। लेकिन एक चीज को समझे, इसको लेकर हमने बात भी की थी, पर क्या आगे भी नहीं होगी? जहां उसका कारण बताती हूं। अपने यहाँ कुछ ऐसे तत्व हैं जो ऐसे इंस्टेंसेस चाहते हैं, मौका चाहते हैं कि 50 लाख सिलेंडर बुक होते थे तो एक दिन में 90 लाख बुक हुए। नहीं मैम, तो ये एक कॉमन जिसके पास पीएनजी है उसने भी सिलेंडर इकट्ठे करके रखना शुरू कर दिया। वो तो एलपीजी की बात हुई, लेकिन जब आप कह रही हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हुआ, बिल्कुल कम ज्यादा, बिल्कुल, तो हम कोई ऐसा तो नहीं हमारे ऊपर कोई अलग से कवच है। और बिल्कुल मैं मान रही हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि अपनी जो एक डायनामिक एनर्जी पॉलिसी है, बस इलेक्शन का वोटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद ये कवच हट जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस पे हमने जिस तरह से एक प्रपोर्शन अपना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी पर बढ़ाते हुए अपने लक्ष्यों की पूर्ति लगातार की है। बायोफ्यूल्स की ओर देखें तो 20% की ब्लेंडिंग के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम 40 मिलियन बैरल ऑयल इसकी वजह से हर साल बचा रहे हैं। तो हमने अपनी ऊर्जा पॉलिसी को बहुत डायनामिक बनाया, प्रेगमेटिक बनाया। अब मैं वही कह रही हूं कि कुछ तत्व देश में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की अफवाहें फैले। और अगर इलेक्शंस की बात आती है तो वहां आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि हम सब पाकिस्तान की बात कर रहे थे,
हम बांग्लादेश ना भूलें, क्योंकि वो जो 2217 किलोमीटर की बॉर्डर है जो पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की साझा होती है, उसमें से सिर्फ 1600 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो फेंस्ड है, और वहां से 1.5 से 2 करोड़ इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो आते हैं, यहाँ उनको आधार कार्ड और तमाम फैसिलिटीज मिलती है और वो पूरे देश में फैल जाते हैं। तो वो भी एक हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए संकट है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा बंगाल इलेक्शंस है, मैं ये भी बात रख दूं, लेकिन हम तैयार हैं, भारत देश तैयार है। अपनी विदेश नीति बहुत प्रेगमेटिक है, डायनामिक है, सटल है, स्टेबल है, और इसीलिए यही कारण है कि अभी तक मिनिमल इंपैक्ट हम लोगों ने देखा। ठीक है, जंग को लेकर यहां पर हमारे पैनल के विचार अलग अलग हैं। कोई कह रहा है कि जंग बस अब रुकी गई है समझो, यहां पर प्रोफेसर जोशी का कहना है कि नहीं, एक राउंड और होगा, वो इससे भी ज्यादा विभत्स और भयावह होगा। सिवात सर कह रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है, ईरान का अपर हैंड है, रुक सकती है। प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं भाई अप्रैल में उन्होंने पहले प्रिडिक्ट किया था, हो सकता है कि 30 अप्रैल तक भी ना जाए, बस इसी बातचीत में रुक जाए। तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव यहां आ रहे हैं, जनता के भी कुछ सवाल ले लेते हैं। जी मैम, आपका क्या सवाल है? जय हिंद सर, जय भारत सर। वेरी गुड सर, आई बिलोंग्स टू डिफेंस फैमिली, आई एम सीमा गुप्ता। सर, आई वांट टू टॉक अबाउट हिंदी में बोले बेटा। सर जी सर, जय हिंद सर। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ बैठे सभी भाई बहन आपसे यही गुजारिश करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो ये दिनचर्या हमारी शुरू होती है सुबह से गैस की किल्लत की, ये मैडम ने कहा कि 27 से 41 हो गया है, लेकिन मैं मानती हूँ इस चीज़ को, पर फिर भी अभी हम ये फेस कर रहे हैं कि 1 सिलेंडर 1 महीने में। लेकिन सर, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। यदि मैं ये जानना चाहती हूँ कि डिफेंस में यदि ये समस्या हमारे पास आती है तो हम कैसे तैयार हैं? ठीक है, डिफेंस में हम कैसी तैयारी है हमारी। और सवाल आप लोगों का, किसके पास है सवाल? ठीक है जी, पास ऑन कर दें प्लीज, बैठ के पूछ सकती हैं आप सवाल। जी हेलो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि स्टैटिक और जो ह्यूमस है, अगर ये किसी भी तरीके से और बढ़ जाता है या फिर कुछ कम हो सकता है, तो इसके बाद तो हम सबको क्या इससे भी ज़्यादा किसी खतरनाक एनर्जी के लिए तैयार रहना चाहिए या नहीं? प्रोफेसर अमिताभ, के अगर ये जंग ऐसे ही आगे चलती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाकई में बिल्कुल बंद हो जाता है, अभी तो 4-5 जहाज हम अपने डिप्लोमेटिक चैनल से निकलवा रहे थे, तो फिर हमारा क्या होगा? देखो बेटा, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद होता खुलता रहेगा जैसे जैसे टॉक्स प्रोग्रेस करेंगी, लेकिन ये परमानेंट चोक नहीं कर सकता। ईरान ये बखूबी जानता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं भारत भी इसका एक पार्टी है, क्योंकि तेल हम उनसे भी खरीदते हैं। भारत ही नहीं, भारत, चीन, पूरा साउथ ईस्ट एशिया और जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं, कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे देश के वहां से सामान आता है और तेल इधर आता है। तो अगर वो बंद करते हैं तो वो भी सरवाइव बहुत दिन तक नहीं कर सकते। और दुनिया का ये नियम है कि कोई भी जो सी पैसेज है उसको नहीं आप रोक सकते, ये निषिद्ध है। आप यूएन के लॉ है इस पे, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो पूरी दुनिया को एकजुट होकर उसको हटवाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल गया है। ये छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में हम ये पाएंगे कि ये पूरी तरह से खुल गया है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, छोटा मोटा आर्म ट्विस्टिंग जो है वो होती रहेगी कि भाई आप हमारी मानिए, थोड़ा हम आपकी माने। वैभव, ये कैसी जंग है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो चेंज होते रहे और ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए और जंग फिर भी रुकने की कगार पे आ गई। हम ये नहीं कह रहे हमें बुरा लग रहा है जंग रुकने की, लेकिन जस्ट कैसी जंग है ये? कौन जीता, कौन हारा, किसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए? ना यूरेनियम एनरिचमेंट मिला, ना न्यूक्लियर बॉम्ब वाली बात खत्म हुई, ना रिजीम चेंज हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खुला था वो बंद होके फिर खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो कौन जीत रहा है ये जंग और कहां जा रही है? देखिए, मूर्खों की लड़ाई ऐसे ही होती है। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जब अपने विम्स एंड फैंसीज के ऊपर ये सोचना शुरू कर दें कि कनाडा 51st स्टेट बन जाएगा, हम ग्रीनलैंड भी ले लेंगे, कभी वेनेजुएला चले गए, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को बीवी सहित किडनैप कर ले आए, क्यूबा भी ले लेंगे, वहां का भी ऑयल हम कंट्रोल करेंगे, ईरान का भी ऑयल हम कंट्रोल करेंगे। कभी तो वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। ठीक है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। तो जब ऐसे लोग होते हैं जहां पे कहते हैं ना कि ये लॉ ऑफ जंगल भी नहीं है, लॉ मतलब जंगल का भी कोई लॉ होता है, वहां पे भी एक शेर होता है और जब शेर बूढ़ा होता है तो पूरे जंगल को पता चल जाता है कि शेर बूढ़ा हो गया है। ठीक है, वहां का भी कुछ नियम कानून होता है। तो क्या दुनिया का शेर अमेरिका बूढ़ा हो गया है क्या? नहीं, वो बूढ़ा देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है
इस बात में कोई दो राय नहीं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश वो है। उसकी मिलिट्री पावर, उसकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, उसके पास जो कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी है, आज भी ईरान को अगर वो नुकसान पहुंचाने की क्षमता पे अगर आप आए तो वो इतनी क्षमता रखते हैं। आप खुद सोचिए ना कि अगर वो 15 दिन या 25 दिन में अगर वो ईरान को 30 साल पीछे भेज सकते हैं, तो अगर उन्होंने अगर तबीयत से अगर 2 महीने लड़ लिया वहां पे, या वहां पे तबीयत से मिसाइलें अगर अपनी सारी अपनी वॉर मशीनरी वहां पे लगा दी, तो ईरान को वो स्टोन एज में लिटरली भेज सकते हैं। ये उनकी कैपेसिटी है, उसको हमें मानना पड़ेगा। लेकिन क्या इसी तरीके की दुनिया चलेगी? क्या यही वो वर्ल्ड ऑर्डर है जो हम चाहते हैं? जहां पे, क्योंकि ये देखिए पिछला 25 साल ऐसे ही चला है। दिल चाहा लीबिया को उड़ा के रख दिया, दिल चाहा इराक को उड़ा के रख दिया, दिल चाहा अफगानिस्तान में घुस गए, वहां 25 साल बैठे रहे। और एक पाकिस्तान जैसा आपको पार्टनर एलाई हर रीजन में कोई ना कोई मिल ही जाता है। जैसे एक आप कह रही थी कि भाई इतना उसको, भाई क्यों जब क्राइसिस में आता तो आ जाते हैं। एक शोले मूवी थी, आप सभी ने देखी होगी, तो उसमें धर्मेंद्र जो है वो शराब पी के पानी की टंकी पे चढ़ जाता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ से कूद के मर गया तो इस गांव में जो है लोगों को हैजा होगा, यहाँ पे महामारी आएगी, यहाँ पे अकाल पड़ेगा। तो ये बेसिकली पाकिस्तान भी वही वीरू वाला इफेक्ट है उसके ऊपर कि भाई अगर हम नहीं रहे, हमें कोई दिक्कत हुई तो हम तो मरेंगे, लेकिन फिर इस पूरे रीजन में फिर सब कोई मरेगा, फिर हम अकेले नहीं मरेंगे। वो तो कहते हैं अपने पापा के बम जो है न्यूक्लियर बम लेके, वो कहते हैं वो तो अगर हमें कुछ हुआ तो हम पूरी आधी दुनिया को लेके मरेंगे। तो वही तो, यही तो कह रहा हूं ना। तो ये सेम वही जो वीरू वाला इफेक्ट है, वो वही सेम इफेक्ट है ना वो। कि भाई हम जाएंगे तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये पूरा गांव साथ में जाएगा फिर। ठीक है, तो ये इस तरह के जब आप लोगों को पाल के रखते हैं, आप इनको सपोर्ट करते हैं, तो आपको ऐसा चाहिए होता है। अब इस पूरे रीजन में आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो इशू मैंने पहले उठाया कि भाई इजराइल का पर्सपेक्टिव कहां है? क्या पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान एक लड़के और लड़की की शादी हो रही है, मैरिज हॉल वाले ने हॉल दे दिया है कि ठीक है भाई हमारी शादी कर लो, ना उसका लड़के से लेना देना, ना उसका लड़की से लेना देना। ठीक है, वो मैरिज हॉल चला रहा है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करके घूम रहा है उस शादी के फंक्शन में कि लड़की का भी बाप वही है, लड़के का भी बाप वही है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इजराइल जो है, इजराइल इस नेगोशिएशन में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकता, और पाकिस्तान ईरान को के साथ भी नेगोशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान को पता है कि इनकी जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो सऊदी अरेबिया के साथ है। ठीक है, सो उनकी कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है। तो यही तो इसीलिए इस पीस टॉक्स को लेकर सवाल उठ रहा था कि भाई ये पीस टॉक्स हो रही हैं तो कैसी हो रही हैं? जो पार्टी जिसके लिए पूरी जंग हो रही है इजराइल, वो पार्टी ही नहीं है। भाई अमेरिका की जंग थोड़ी इजराइल की है, वो वहां मौजूद ही नहीं है। ठीक है, जो मुल्क फैसिलिटेट करा रहा है, जो अपनी जमीन दे रहा है, वो ईरान के खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजबूर है, पैक्ट के तहत बंधा हुआ है। तो फिर टॉक कैसे होंगी, किसके बीच होंगी? लगातार सवाल तो रही, टॉक फेल होने की वजह थी। लेकिन ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को हमेशा चढ़ा के रखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जल्दी जाएंगे वो इस्लामाबाद, वो कह रहे हैं कभी भी सून जा सकते हैं वो अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से मिलने। और जाहिर सी बात है जब बिजनेस किया हो तो 1-2 राउंड लगाने बनते ही। चलिए सवाल कुछ है जी। मेरा एक सवाल है छोटा सा कि कितना भी हम पाकिस्तान को बुरा भला कह दे कि गरीब है, चाहे कुछ भी नहीं कर सकता, पर अभी जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका हो, चाहे टर्की हो, चाहे चाइना हो, सब पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और भारत के साथ अभी कोई है नहीं। चाहे हम अपने नेबर्स की बात कर लें तो पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन बना ही हुआ है, चाइना हमसे नॉर्थ ईस्ट छीनना चाहता है, बांग्लादेश हमारा दुश्मन बना ही हुआ है। तो अगर कल को हम वॉर में फंस जाते हैं तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। ठीक है वैभव, इनके हिसाब से तो दुनिया में हम ही अलग थलग पड़ गए, पाकिस्तान नहीं। थोड़ा काफी विभत्स पिक्चर है इनके मन में, जरा थोड़ी क्लियर करने की जरूरत है। देखिए अमेरिका, देखिए ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान को कोई वो फाइनेंशियल एड दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के साथ वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं? नहीं। नहीं, F-16 नहीं, F-16 जो उनको जो दिए जा रहे हैं वो F-16 है, जो उनकी वो पेमेंट पाकिस्तान आज से 20 साल पहले कर चुका था। ठीक है, तो वो पेंडिंग फाइटर जैसे कोई नई डील नहीं है, नई डील करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज इसमें यह है कि आप बाकी जिन देशों की बात कर रहे हैं, जैसे आप टर्की की बात कर रहे हैं या बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, ये कौन सी गवर्नमेंट है जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का रेजीम चेंज करके अमेरिका द्वारा इंस्टॉल कराई गई, CIA द्वारा इंस्टॉल कराई गई गवर्नमेंट है? क्या आप उसको वहां की लेजिटिमेट गवर्नमेंट मान रहे हैं? अगर मान रहे हैं तो ठीक है, फिर बांग्लादेश भी उनके साथ खड़ा है। चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट पुराना है,
लेकिन क्या सिर्फ ये 3 देश या टर्की जिस रीजन में है, उस पूरे रीजन में कुर्दों के खिलाफ आतंकवाद उन्होंने किया है। उस पूरे रीजन के अंदर कितने सारे आतंकवादी संगठन हैं जिनके हम यहाँ पे नाम गिना सकते हैं, जिनको आईसिस को बनाने का, आईसिस को चलाने का। मैं आप तीनों से ही माफी चाहूंगी, मुझे आप लोगों को रोकना पड़ेगा, वैभव को भी आधे सवाल के बीच में रोकना पड़ेगा, क्योंकि सर मेरी टीम कह रही है कि ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है, वक्त की कमी है, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लिए हमें रुकना होगा। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बदलते दुनिया के हालात में हिंदुस्तान का स्टैंड क्या हो, पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों पर हमें कितनी चिंता करनी है और इस एनर्जी क्राइसिस से हमें कैसे निपटना है, इस पर इस विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां।